जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। 9th क्लास न्यू बुक हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें यूनिट नंबर 9 हमारा कंटिन्यू है और लेक्चर नंबर 76 में आज ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को डिस्कस किया था, जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ आर इंक्लूडेड, और उनकी टाइप्स में हमने कंपैरिजन भी किया था डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर। अब हमारे पास डाटा अवेलेबल है और डाटा को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। हाउ यू कैन रिप्रेजेंट डाटा, डाटा को कैसे विजुअली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूजर सिर्फ उसको देखकर एनालाइज कर सकता है और देख सकता है कि व्हाट इज द बेसिक आउटपुट। बेसिक आउटपुट को कैटेगराइज करने के लिए हम यहां पे 3 टेक्निक्स को आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास डाटा टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ्स। लेकिन उससे पहले व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग अ डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज करना या एनालाइज करना, इसका क्या मतलब है उसको हम देखते हैं। फिर हम इनकी तरफ मूव करते हैं कि डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विद डिफरेंट टाइप्स। तो हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग अ डाटा सिस्टमैटिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। किसी चीज की इंटरप्रिटेशन अगर आप लोगों ने देनी है, विजुअलाइजेशन, या किसी चीज को सिर्फ एक दफा देखकर आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग अ डाटा। जैसा कि एक स्कूल के अंदर देखा जाए कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं जिनका मैट्रिक का रिजल्ट आया है और कितने % पास हैं। तो ये हमारे पास एवेल्युएट करने के लिए हम लोग उस डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पास्ड एंड फेल्ड। पहले ये हमारे पास कैटेगराइजेशन होगी। नंबर 2 हम ये कैटेगराइजेशन करेंगे कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मैट्रिक में A+ ग्रेड आया है, ये दूसरी हमारे पास होगी। इसी तरह हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका A ग्रेड है, B है, C है। तो इन सब को जब कैटेगराइज किया जाएगा, फिर हम सब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स हैं। अब इन सब चीजों को एवेल्युएट करने के लिए हम लोग एक टूल भी इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है MS सक्सेस। घर का बजट बनाने के लिए, घर के एक्सपेंडिचर्स को कैलकुलेट करने के लिए, किसी स्टूडेंट्स की मार्कशीट बनाने के लिए MS एक्सेल को यानी कि स्प्रेडशीट को इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ पे 3 तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्लस हम यहाँ पे मेथड्स भी देखेंगे डाटा कलेक्ट कैसे किया जाए। लाइक आपने अपने इलाके का अगर सर्वे करना है तो उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे टू कलेक्ट दैट डाटा कि हमारे इलाके के अंदर कितने ऐसे, या टाउन के अंदर या किसी एक स्ट्रीट के अंदर कहा जा सकता है, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैट्रिक का एग्जाम पास किया है और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैट्रिक का एग्जाम पास किया है विद A+ ग्रेड। तो इस चीज की एवेल्युएशन के लिए हम लोग डाटा कलेक्शन मेथड भी आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम डाटा टेबल, चार्ट्स और ग्राफ के डाटा हमारे पास इनमें कैसे कलेक्ट किया जाता है। सो हियर वी हैव द डाटा इन टेबल। अगर मैं किसी भी स्टूडेंट्स का डाटा एवेल्युएट करना चाह रहा हूं किसी 3 सब्जेक्ट में, कि हमारे पास मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका A+ ग्रेड है, या कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 80+ अबव नंबर अचीव किए हैं। तो उसके लिए ये 3 टेक्निक्स आपको यहां पे नजर आएंगी, जिसमें सबसे पहली है डाटा टेबल। ये टेबल आपके पास कंस्ट्रक्टेड है। इस टेबल को आप कहां पे ड्रॉ कर सकते हैं? MS एक्सेल के अंदर, और ये ऑटोमेटिकली फंक्शन अप्लाई होके इसको एवेल्युएट किया जा सकता है। सो द फर्स्ट वन इज टू ऑर्गेनाइज डाटा इज अ टेबल मेथड। आप डाटा टेबल बनाएं, उसमें सब वैल्यूज को एंटर करें और एवेल्युएट करें, और इनमें सबका यहां पे सम कर लिया जाए। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स हाईएस्ट हैं, इंडिविजुअली कितनी परफॉर्मेंस है, और कलेक्टिवली किस बच्चे ने टॉप किया है। नेक्स्ट,
बोर्ड का जो गजट प्रिपेयर किया जाता है उसमें भी इस चीज को मेंशन किया जाता है कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका A+ ग्रेड। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास कितने हैं, फेल कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज हमारे पास 80 अबव है, 70 अबव है, उनको ग्रेड A+A ऐसे असाइन किया जाता है। इसके अलावा प्राइवेट स्टूडेंट्स कितने हैं जिनकी रेशो है, गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के कितने हैं जिनकी रेशो है, इन सबको एवेल्युएट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमारे पास टेबल मेथड है जिसमें सब वैल्यूज लगाई गई हैं। 5 स्टूडेंट्स हैं, अली, अहमद, आफ्ताब, अब्दुल्ला, बिलाल। आपकी बुक में जो भी नाम लिखे आप अपनी मर्जी से नाम यहाँ पे ABC भी लिख सकते हैं, नाम इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर 2 मेथड मैंने जो अप्लाई किया है वो है चार्ट्स का। इसी डाटा को मैंने चार्ट की शक्ल में ये देखें रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो अली, अहमद, आफ्ताब, अब्दुल्ला और बिलाल। अगर मैं यहाँ पे कैटेगराइज करूं जैसा कि अली के 3 हमारे पास यहाँ पे 85, 75 और 90, तो ये हमारे पास पोर्शन है। इसमें अगर मैं कैटेगराइज करूं सो दिस पोर्शन इज बिलोंग टू द हाईएस्ट मार्क्स और ये हमारे पास है 90। और ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है इंग्लिश से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट मार्क्स है नंबर 2 वो किसमें है 85, ये मैथ्स को बिलोंग कर रहा है, ये मैथ्स है हमारे पास और इसमें कितने मार्क्स हैं उसके 85। इसी तरह हमारे पास साइंस का कम पोर्शन है बाकियों के मुकाबले में क्योंकि उसमें उसके मार्क्स कितने हैं 75। तो ये है डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट करने का तरीका, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ डाटा इन विजुअल मैनर। तो ये आपके पास पाई चार्ट का मेथड यहां पे हमारे पास इस्तेमाल है। चार्ट डिफरेंट किस्म के अवेलेबल है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, आप इन चार्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और डाटा की विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी तरह भी किसी को अगर जज करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो मैथ्स में ज्यादा है, इंग्लिश में या साइंस में, उसको आप एवेल्युएट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक ग्राफ मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप यहां पे देखें तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के ग्राफ है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, स्कैटर्ड ग्राफ। यहां पे जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है वो है बार ग्राफ, ये है बार। ये मैंने जो ड्रॉ किया है ये है पाई चार्ट। अब ग्राफ चार्ट को कैसे, जरा इसमें गौर कीजिए, बार चार्ट को कैसे। अगर मैं सबसे पहले अली की बात करूं तो इसके 3 सब्जेक्ट्स हैं, तीनों सब्जेक्ट को अलग-अलग मेंशन किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले उसके जो मार्क्स हैं वो 90 हैं। सो हियर वी हैव द 90 को सबसे पहले यहां पे ग्राफ आप बार में शो करें और उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट आप कोई ना कोई शेप ड्रॉ कर दें। ये देखें मैं इसको शेप ड्रॉ कर रहा हूं कि ये हमारे पास किसकी शेप है, ये इंग्लिश का सब्जेक्ट जब भी मेंशन होगा ग्राफ के ऊपर उसका ये सिंबल होगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो है मैथ्स के अंदर 85, तो इट्स बिलो देन दिस, यहां पे आपके पास क्या होगा 85, तो उसको मैं एक अलग सिंबल दे देता हूं दिस वन, ये आपके पास मैथ्स के लिए क्या होगा सिंबल होगा। इसी तरह लास्ट आपके पास साइंस है, तो साइंस में 75 है तो वो बिलो देन दिस, तो ये आपके पास यहां पे एक सिंबल शो होगा। तो इसके लिए जो मैं सिंबल शो कर रहा हूं वो ये है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहां पे 3 बॉक्स बनाएंगे जिसमें इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये देखिए ये आपके पास और ये ऐसे, तो दीज आर बेसिकली सिंबल जो इस्तेमाल, पहला सिंबल इस्तेमाल हुआ है हमारे पास किसके लिए, इंग्लिश के लिए। द सेकेंड वन इज यूज फॉर मैथ्स एंड द थर्ड वन इज यूज फॉर साइंस के लिए आपने इस्तेमाल किया। तो ये है किसी भी डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ये हम 3 डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, डाटा टेबल, चार्ट्स और उसमें ग्राफ्स को हम इस्तेमाल करते हैं। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर अगर आप लोग 186 के अंदर देखें तो ये बाकायदा ग्राफिकली उसने रिप्रेजेंटेशन की है। हाँ उसने सिर्फ ग्राफ्स को शो किया है, ड्रॉ कोई भी नहीं करके दिखाया। ये आपकी बुक में ड्रॉ है, कोई उसने एक वैल्यू परसेंटेज में भी आप शो कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन ये ग्राफ मैंने स्पेशली इसी डाटा को यूज करते हुए यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो वी हैव 3 मेथड्स टू रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ डाटा विजुअली, तो उसके लिए डाटा टेबल, चार्ट्स और ग्राफ्स की बात। जो दूसरा टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाटा कलेक्शन। ये तो हमारे पास आ गया ना, तो उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया, इफ यू वांट टू कलेक्ट डाटा और सर्वे कि एक टाउन के अंदर या एक स्ट्रीट के अंदर, या आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लें, एक सिटी के अंदर कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने A+ ग्रेड में रिजल्ट आपके पास प्रोड्यूस किया है।
तो उसके लिए हम लोग जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, टूल्स इस्तेमाल करते हैं, मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, हियर वी हैव द लिस्ट ऑफ मेथड, जिसमें हमारे पास डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चंस, मेक डिसीजंस और अंडरस्टैंडिंग समथिंग बेटर। डिसीजन लेने के लिए कि हमारा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स वीक हैं, तो उसमें डिसीजन लेने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सर्वे करेंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे? उसके लिए हमारे पास जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो है, मेथड जो इस्तेमाल किए जाते हैं, सर्वे, क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड ऑनलाइन डाटा रिसोर्सेज। अगर मैं बात करूं सबसे पहले सर्वे की, तो आप इलाके में फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैट्रिक का एग्जाम दिया है, उनसे डाटा कलेक्ट किया जाएगा और फिर उनके मार्क्स अलग-अलग पूछे जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड सर्वे, के जो आप फॉर्म के थ्रू सर्वे करो। नंबर 2 है क्वेश्चनियर। उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपको क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग दी स्टडी, तो वो जितनी भी डिफिकल्टी उस सब्जेक्ट के रिलेटेड हैं वो सारी आइडेंटिफाई की जाएंगी, उनसे पूछा जाएगा। तो आपको एक प्रॉपर मेथड यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट किस में लैग कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। नंबर 3, इंटरव्यू किया जाएगा। उस स्टूडेंट को सामने बिठा लिया जाए और उससे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस किए जाएं सामने कि बेटा क्या मसला है, किस में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या है, दिस एंड दैट, ऑल दिस स्टफ विल बी इंटरव्यू। इसको इंटरव्यू करना कहते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाए, ऑब्जर्वेशन की जाए, मुशाहिदा किया जाए कि स्टूडेंट कैसे बिहेव कर रहा है, स्टूडेंट इस चीज को समझ पा रहा है कि नहीं, कि उसको एग्जाम्पल दी जाएंगे, दिस एंड दैट इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशन। और लास्ट पे ऑनलाइन डाटा रिसोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल। जब आप ऑनलाइन डाटा देखते हैं तो उसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें डिफरेंट डिफिकल्टीज आपके पास अवेलेबल हैं, डिफरेंट ऐसे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जिनको वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते, वो मजबूरी से आपके पास उस सोसाइटी का वो हिस्सा बने हुए हैं, तो उसमें आपके पास उन चीज़ों को निगेट किया जाए, ऑटोमेटिकली स्टूडेंट उसमें फिर स्टडी की तरफ इन्वॉल्व होते हैं। सो दीज आर द बेसिक 5 टेक्निक्स। अगर मैं इसको ऐसे भी मसलन के पॉइंट आउट करूं कि एक इलाके में अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10 या 12 अकेडमीज हैं, उनमें आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि किस में सबसे ज्यादा अच्छा जो सा वो रिजल्ट है, तो उसमें सर्वे किया जाएगा। फिर उसके ऑनर को या प्रिंसिपल को कॉल की जाएगी, उससे क्वेश्चंस किए जाएंगे कि आपने कौन सा मेथड ऐसा अडॉप्ट किया है जिसकी वजह से 100% रिजल्ट, या इस सब्जेक्ट में आपने इस चीज को ओवरकम कर लिया है। उसके बाद उसका इंटरव्यू किया जाए, फिर आपके पास ऑब्जर्वेशंस की जाएंगे, इनका क्या बिहेवियर है, दिस एंड दैट, और लास्ट पे आपके पास ऑनलाइन डाटा रिसोर्सेज को भी क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। तो आज के लेक्चर को मैं दोबारा वाइंड अप करता हूं, जिसमें आपके पास ऑर्गेनाइजिंग और एनालाइजिंग डाटा की बात की, जो कि आपके पास एक सिस्टमैटिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियर द एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, किसी भी चीज की इंटरप्रिटेशन के लिए बड़ा जरूरी है। 3 मेथड ऑर्गेनाइज को, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक है डाटा टेबल, नंबर 2 है हमारे पास चार्ट्स, और नंबर 3 है ग्राफ्स वगैरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हमने एक टेबल मेथड और उसके साथ हमने उसी का ही ग्राफ डेवलप किया और उसी का ही हमने चार्ट को डेवलप किया। ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। उसके बाद डाटा कलेक्शन मेथड में हमने बात की, बेसिकली इट इज अ प्रोसीजर इन विच यू गैदर द इंफॉर्मेशन टू आंसर दोज क्वेश्चन विच यू आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट, या किसी से जब आप वो सवाल पूछते हैं तो उस डाटा को आप कलेक्ट करते हैं टू मेक सुटेबल डिसीजन लेने के लिए। उसमें हमने जो मेथड डिस्कस किए, सर्वे, क्वेश्चनियर, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड ऑनलाइन को हमने रिसोर्सेज, जो डाटा रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। तो ज़्यादातर इनमें बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास डाटा कलेक्शन क्या है, या उनके मेथड्स जो हैं उनके नाम लिखा जाए, या व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। तो ये आपके पास शॉर्ट, या आपसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन के मेथड्स को मेंशन किया जाए। उम्मीद करते हैं व्यूवर्स कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।